जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदिक रिबूट में। ये पहले चैप्टर का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हम ऑलरेडी 3 पॉइंट सिलेबस के डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट पॉइंट से इसको रीस्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि एंड कोष्ठ परीक्षा इन पंचकर्मा। तो अग्नि इन पंचकर्मा, तो अग्नि शब्द से शरीरगत अग्नियों का बोध होता है, यानी शरीर में कितनी अग्नियां होती हैं। जठर अग्नि, 7 धातव अग्नि, 5 भूत अग्नि, टोटल 13 अग्नियां होती हैं। इन 13 अग्नियों में से जठर अग्नि प्रधान मानी जाती है तथा धातव अग्नि और भूत अग्नि की मूल मानी जाती है। जठर अग्नि से सभी अग्नियों को बल मिलता है तथा मंद हो जाने पर सभी अग्नियों की क्रियाशीलता घट जाती है, जिससे अन्न का सम्यक पाचन नहीं होता और आम रस की उत्पत्ति होती है। जाहिर सी बात है, अगर जठर अग्नि कम होगी तो अन्य रस का सम्यक पाचन नहीं होगा और आम की उत्पत्ति होगी। अब हम आते हैं अग्नि की परीक्षा पे। ये हम देख चुके हैं अग्नि कितने टाइप की होती है, 13 टाइप की। 1 जठर अग्नि, 7 धातव अग्नि और 5 भूत अग्नि। अब आते हैं अग्नि की परीक्षा। पंचकर्म कराने से पूर्व अग्नि की परीक्षा की जाती है। प्रत्येक पुरुष को अग्नि की परीक्षा हमेशा करवाना चाहिए। पुरुष के आहार करने की शक्ति एवं सेवन किए हुए आहार के जारण शक्ति से किया जाता है। यानी अग्नि की परीक्षा हम कैसे करते हैं, कोई भी व्यक्ति है वो कितनी मात्रा में भोजन करता है और उस भोजन को पचने में कितना समय लगता है, इससे हम उसकी अग्नि की परीक्षा करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में 4 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया है, वो भी बल भेद से। यानी कौन कौन सी हैं वो 4 अग्नियाँ, सम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि और विषम अग्नि। सम अग्नि में क्या होता है, मिथ्या आहार विहार से ये विकृत हो जाती है। इसमें तीनों दोष वात पित्त का साम्यावस्था में रहते हैं और यदि जो व्यक्ति उपयुक्त काल में उचित मात्रा में आहार का सेवन करता है तो उसकी अग्नि सम में रहती है। तीक्ष्ण अग्नि वाले पुरुष की बात करते हैं तो तीक्ष्ण अग्नि क्या होती है, सभी अपचारों को सहन कर लेती है, भोजन के नियम के व्यतिक्रम को सहन कर लेती है, पित्त विकारों को उत्पन्न करती है, अधिक मात्रा में जो भोजन करता है उसे शीघ्रता से पचा लेती है और ये गले, तालु एवं ओष्ठ में शोथ एवं संताप उत्पन्न करती है। यानी तीक्ष्ण अग्नि वाले व्यक्ति में हमें ये व्याधियां जनरली देखने को मिलती हैं। अब आते हैं मंद अग्नि पे। तीक्ष्ण अग्नि के विपरीत लक्षण वाली होती है, कफ प्रकृति की होती है और जो मंद अग्नि होती है वो जनरली सारे विकारों को उत्पन्न करती है। अल्प मात्रा में भी खाए हुए भोजन को देर से पाक करती है। और ऐसे जो मंद अग्नि वाले पुरुष होते हैं उनमें कौन से रोग जनरली देखने को मिलते हैं, श्वास, कास, प्रसेक, छर्दी, गात्रसद आदि विकार उत्पन्न करती है। विषम अग्नि क्या होती है, सम लक्षणों को विपरीत लक्षण वाली होती है। मतलब जो सम अग्नि है ना उसके विपरीत लक्षण वाली कैसी होगी, विषम अग्नि। ये कौन ऐसे जो विषम अग्नि वाले जो पुरुष होते हैं उनमें कौन कौन से रोग देखने को मिल सकते हैं, शूल, उदावर्त, अतिसार, जठर गौरव, आंत्र कुंचन, प्रवाहन इत्यादि रोग देखने को मिलते हैं। अब आते हैं अपन कोष्ठ पे। तो कोष्ठ इन पंचकर्म, इसको अपन समझते हैं श्लोक से। तत्र मृदु क्रूरो मध्यम इति त्रिविधम कोष्ठो भवति। यानी कितने टाइप के कोष्ठ होते हैं, 3 टाइप के। तत्र मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ और मध्यम कोष्ठ। अब इन देखते हैं कि इन तीनों कोष्ठों में कौन से दोष की बहुलता होती है। तो आचार्य बोलते हैं तत्र बहुपित्तो मृदु, यानी बहुपित्त यानी पित्त की अधिकता होती है मृदु कोष्ठ में। सा दुग्धेन अपि विरेच्यते, यानी वो जो मृदु कोष्ठ वाला व्यक्ति होता है उसमें केवल दुग्ध से विरेचन कराया जा सकता है। यदि अपन उसको दुग्ध पान करने को देंगे तो उसमें उससे ही विरेचन हो जाएगा। क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति कैसा होता है, बहु बात श्लेष में क्रूरा, यानी क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति में बात प्रधान श्लेष में यानी कफ होता है, यानी बात और कफ होता है, उनमें भी बात की प्रधानता होती है। सात दुर्विरेच्य, यानी कठिनाई से उसमें विरेचन होता है। सम दोषो मध्यम, यानी मध्यम कोष्ठ वाला व्यक्ति में तीनों दोष सम अवस्था में होते हैं और उसमें विरेचन साधारणता विधि द्वारा होता है। ठीक है, अब हम कोष्ठ की परीक्षा कैसे करेंगे, यानी कैसा पता लगाएंगे किसी व्यक्ति का जो कोष्ठ है वो मृदु है, क्रूर है या मध्यम है। तो ये जो होती है जनरली परीक्षा मृदु और क्रूर कोष्ठी के लिए होती है। क्या होता है, गुड़, इक्षुरस, मुस्त, दुग्ध, मथा हुआ दही, खीर, शर्करा इत्यादि इन सारे पदार्थ जो कि कैसे हैं, गुरु पदार्थ हैं। इन गुरु पदार्थों का पान करने पर यदि जो मृदु कोष्ठी पुरुष होगा ना उसमें तुरंत विरेचन हो जाएगा, लेकिन प्रायः जो क्रूर कोष्ठी व्यक्ति होता है उसमें विरेचन नहीं होता।
क्यों? क्योंकि उसकी ग्रहणी जो रहती है वो वात प्रधान होती है, जबकि मृदु कोष्ठी की कैसी होती है? पित्त प्रधान होती है। इसलिए क्या बोलते हैं, जैसे ही ये गुरु आहार विहार यदि हम क्रूर कोष्ठी वाले व्यक्ति को देंगे तो उसमें तो विरेचन काफ़ी देर से होगा, और जो मृदु कोष्ठी वाला होगा उसमें विरेचन काफ़ी जल्दी होगा। ठीक है, ये इतने सारे ड्रग देने की जरूरत नहीं है, केवल इनमें से 1-2 ड्रग देके हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का कोष्ठ कैसा है, क्रूर है या मृदु है। ठीक है, अब आते हैं कोष्ठ एवं अग्नि परीक्षा का महत्व, कि हम अग्नि की परीक्षा क्यों कर रहे हैं और कोष्ठ की परीक्षा क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम पंचकर्म कराते हैं तो उसके बाद हमें पंचकर्म कैसे कराना चाहिए, उसके बाद जो संसर्जन क्रम रहता है उसमें कोष्ठ और अग्नि का बहुत महत्व रहता है। तो क्यों कराना चाहिए हमें कोष्ठ और अग्नि की परीक्षा? एक तो औषध द्रव्य एवं औषध की मात्रा निर्धारण करने के लिए, स्नेहपान हेतु स्नेह की मात्रा निर्धारण करने के लिए, अज्ञात कोष्ठ निर्धारण करने के लिए, स्नेह प्रयोग का काल निर्धारण करने के लिए, या फिर कोई भी उपद्रव रहित शोधन कराने हेतु। शोधन के उपरांत संसर्जन क्रम में लगती है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसा व्यक्ति का कोष्ठ है और उसकी अग्नि कैसी है, उसी हिसाब से हम उसको आहार विहार देते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, अग्नि एंड कोष्ठ परीक्षा। अब आते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट वैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने पार्ट फर्स्ट में पंचकर्म का सामान्य सिद्धांत और चिकित्सा सिद्धांत ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप चौथा पॉइंट वहाँ पहली वीडियो से प्रीफर करें, या सॉरी पांचवा पॉइंट। अब ये यहाँ पे आते हैं अपन 6 पॉइंट पे, स्पेसिफिकेशन ऑफ पंचकर्मा थिएटर। यानी अगर आप पंचकर्मा हॉस्पिटल खोल रहे हो या एक पंचकर्मा सेंटर डाल रहे हो तो उसमें मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। तो ये तो बस नॉर्मल है कि पंचकर्मा फिजिशियन रूम होना चाहिए, 1 फॉर ओपीडी एंड पेशेंट एग्जामिनेशन। एक नॉर्मल पंचकर्मा रूम होना चाहिए जहाँ पे आप पेशेंट का एग्जामिन कर सकते हो या फिर उनको देख सकते हो नॉर्मल। फिर एक होता है थेरेपिस्ट रूम होना चाहिए 1, स्नेहन और स्वेदन रूम होना चाहिए। जो स्नेहन रूम होना चाहिए वो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए। स्वेदन रूम होना चाहिए 4, मेल और फीमेल के लिए। एक होना चाहिए सर्वांग स्वेदन रूम, और एक रूम होना चाहिए जिसमें अपन पत्रपिंडी स्वेद, स्वास्तिक स्वेद, यानी जो स्वेदन के अलग अलग प्रकारों के लिए एक रूम अलग से होना चाहिए। ठीक है, वमन रूम होना चाहिए मेल फीमेल के लिए, एक ब्रेचन रूम होना चाहिए, वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग। तो जितने भी रूम हैं इसमें वो सारे स्पेसिफिक मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होने चाहिए। बस्ती रूम, नस्य रूम, रक्त मोक्षण रूम और शिरोधारा रूम। उसके बाद इन सब रूम के अलावा हमें एक किचन होनी चाहिए हमारे साथ, क्योंकि जिसमें हम अपने मेडिसिन प्रिपरेशन करेंगे, और एक पंचकर्मा स्टोर रूम होना चाहिए जिसमें हम अपनी मेडिसिन को स्टोर करके रखेंगे। ये एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल रूम हैव अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम विथ वॉश बेसिन, एग्जॉस्ट फैन, हॉट एंड कोल्ड वाटर फैसिलिटी। सारे रूम में अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम होना कंपलसरी है। उसमें एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, डायरेक्ट एयर नहीं आनी चाहिए उसमें, और उसमें हॉट एंड कोल्ड वाटर फैसिलिटी होना चाहिए। एक स्पेसिफिक पैरामीटर दिया गया है कि रूम का पर्टिकुलर साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम 100 से 150 स्क्वायर फीट। ओके, अब आते हैं, ये यहाँ पे अपना सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है चैप्टर 1 का, लेकिन अगर हम देखा जाए कि थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू में अंदर दिए हैं सिलेबस में। इंस्ट्रूमेंट कि पंचकर्मा में हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, तो मैंने इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, जैसे द्रोणी टेबल होना चाहिए, आप देख सकते हो एक। उसके बाद स्वेदन चैम्बर होना चाहिए, 2 टाइप के स्वेदन चैम्बर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद सिरोधारा टेबल अलग से होनी चाहिए, और सिरोधारा स्टैंड और यंत्र होना चाहिए। यहाँ पे मैंने केवल यंत्र का फोटो डाला है। उसके बाद एक नस्य टेबल होना चाहिए जिसमें मूवेबल हेड एरिया हो। उसके बाद होना चाहिए नाड़ी स्वेदन यंत्र होना चाहिए एक, देख लीजिए आप। उसके बाद एक नॉर्मल पेशेंट को बैठने के लिए आर्म चेयर एंड स्टूल टेबल वगैरह होना चाहिए। ये उत्तर वस्ती इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं आप, वस्ती यंत्र। मेजरिंग इक्विपमेंट क्यों नहीं डाले, क्योंकि जनरली मेजरिंग इक्विपमेंट आप सब जानते हो क्या, इंची टेप वगैरह और अदर मेजरिंग इक्विपमेंट जो भी हो सकते हैं वो ले सकते हैं आप। ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो एक वॉल होना चाहिए, नाइफ होना चाहिए, किडनी ट्रे वगैरह, इसमें जितने भी सीजर, नाइफ एक्सेट्रा जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होना ज़रूरी है। तो ये रहे अपने पंचकर्मा के इंस्ट्रूमेंट। अब उसके बाद कुछ अदर पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट जो अपने सिलेबस में हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इम्पोर्टेंट है। एक है पंचकर्म में परिहार विषय, यानी संशोधन करने के उपरांत जब जो व्यक्ति होता है जब तक व्यक्ति अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त ना कर ले तब तक सभी प्रकार के मिथ्या आहार विहार को पूर्णतः त्याग कर दे। विशेषकर ऐसे आहार विहार जो अष्ट महादोषकर भावों को उत्पन्न करते हो। अष्ट महादोषकर भाव कैसे होते हैं, यानी देखो, अगर किसी व्यक्ति ने पंचकर्म प्लान करवाया है तो उसको नॉर्मली मिथ्या आहार विहार तो त्याग करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में उसको क्या नहीं करना चाहिए। ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए। रथ क्षोभ से यहाँ पे अगर आज अपन मॉडर्न व्यू देखा जाए इसका, तो ये है कि हमको ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। अति चक्रण यानी अधिक देर तक पैदल नहीं चलना चाहिए। एक जगह पर अधिक देर तक बैठे नहीं रहना चाहिए। अजीर्ण से मतलब है कि अगर आपने एक टाइम पे भोजन करा है और उस भोजन को पचने से पूर्व आपने दोबारा भोजन कर लिया तो आपको अजीर्ण उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अहितकर भोजन नहीं करना चाहिए, दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथुन से 6 जन्य व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। ये तो हो गए हमारे पंचकर्म में परिहार विषय। अब आते हैं परिहार काल। जिस पुरुष में, देखो परिहार काल क्या है कि जिस पुरुष में केवल स्नेहपान करा गया हो या फिर जिसने केवल बमन कराया हो, तो उन्हें 7 दिन बाद अपन क्या कर सकते हैं, उसका लघु भोजन यानी नॉर्मल भोजन उसका स्टार्ट कर सकते हैं 7 दिन के बाद। अब जिस पुरुष ने रक्त मोक्षण कराया पंचकर्मा में, तो उसको क्या करना चाहिए, 1 महीने तक क्रोध त्याग देना चाहिए। यहाँ क्रोध से तात्पर्य केवल एंगर से नहीं लेना चाहिए। क्रोध का तात्पर्य है कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मतलब उसकी बॉडी की क्षमता से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब देखो, यदि बमन के बाद विरेचन कराना हो, तो यानी किसी व्यक्ति ने पहले बमन कराया है फिर विरेचन कराया हो, तो 3 दिन तक अपन को क्या करना चाहिए, उसका स्नेहपान करना चाहिए। और बिना बमन के किसी ने विरेचन कराया है तो अपन क्या बोलेंगे, 7 दिन तक स्नेहपान देंगे उसको। ठीक है। अब अपन जानते हैं कि जैसे ही हम पंचकर्म में शोधन कराते हैं तो 3 टाइप का शोधन होता है, प्रवर शोधन, मध्यम शोधन और हीन या अवर शोधन। तो प्रवर शोधन में क्या होता है, नष्ट प्लस पंचकर्म सारी चीज़ें आती हैं। तो ये प्रवर शोधन अगर आज के टाइम में कोई भी आइडियली पंचकर्मा परफॉर्म करवाता है या आइडियली पंचकर्मा प्लान करवाता है खुद के लिए, तो कितने दिन का होता है, उसमें 129 डेज लगते हैं। मध्यम शोधन के लिए 85 डेज लगते हैं। हीन शोधन के लिए 57 डेज लगते हैं। ठीक है। संसर्जन क्रम 5 दिन तक चलता है और कालवस्ती चलती है 15 दिन तक। जबकि अवर शोधन में क्या होता है, संसर्जन क्रम रहता है 3 दिन का और योग वस्ती चलती है 8 दिन तक की। ठीक है। यहाँ पे अपना ये वाला चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पंचकर्म खत्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।